हेलो एवरीवन। सो हम रिवाइज कर रहे हैं पॉलिटी को। अब तो हम लक्ष्मीकांत को फास्ट ट्रैक रिवीजन पर डालेंगे। कोशिश करेंगे कि 4 से 5 घंटे के अंदर कंप्लीट लक्ष्मीकांत, जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो रिवाइज हो जाए और थोड़ा बहुत मेंस का टिंज भी यहाँ पे ले लेंगे ताकि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए। इससे काफ़ी हेल्प होगी होपफुली इस वीडियो से। सो let's get started from our first topic is nothing but यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो 1600 में एलिजाबेथ का चार्टर आया था। जस्ट बेयर विथ मी, ये सब लिखा हुआ है, इतना नहीं पढ़ सकते। फिर वी हैव दी कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक था। देन क्राउन रूल 1858 से 1947 तक था। क्यों था क्राउन रूल? बिकॉज 1857 की सेपॉइंट म्यूटिनी हुई। कंपनी रूल के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखो, कंपनी में जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जा रहा था और इतना प्रॉफिट जो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको उतना मिल नहीं रहा था प्रपोर्शनल में फ़ायदा, बिकॉज कंपनी को पे करना होता था। सो इस एक्ट में किया क्या, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल दीवानी जो है ना, दीवानी राइट्स मिले थे, याद होगा आपको 1765 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, यानी कि अब जीजी ऑफ बंगाल बना दिया। देखो 3 प्रेसिडेंट थी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। ठीक, तो यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और इनको सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। सेंट्रलाइजेशन क्यों शुरू हुआ? रीज़न था उसका, बिकॉज अब ज़्यादा कंट्रोल रखना था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जो कि जिसके पास काफ़ी पावर थे, इवन जो सर्वेंट्स थे ना उनको भी प्रोसिक्यूट कर सकती थी। ठीक है, देन द प्राइवेट ट्रेड्स और ब्राइब्स को तो बंदी करा दिया, क्योंकि इसकी लालच में ही कंपनी के अधिकारी करप्ट होते जा रहे थे और बहुत ही लेविश लाइफ, एक जो लेविश लाइफ है वो जी रहे थे, जिससे कि जो अदर फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज़ हैं ब्रिटेन में, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज दे वर सीइंग देम एंड दे वर लाइक इन अ जेलस मूड। तो क्या करा यहाँ पे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, अब उनको गवर्नमेंट ने बोला कि आप भाई हमें सारे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की जानकारी देंगे। तो कुल मिला के कंट्रोल स्टार्ट हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, फिर अमेंडिंग एक्ट आया। इसमें क्या करा, गवर्नर जनरल काउंसिल को थोड़ा रिलीफ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पावर्स से। ठीक है, और गवर्नर मतलब खुद वो प्रोविंशियल कोर्ट, मतलब अब क्या रूल हो गया कि अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आता तो आप सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे रेदर यू वो गो टू गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास। तो ठीक है, देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को ही जो कलकत्ता में था उसको कर्टेल कर दिया गया। देन पिट्स इंडिया एक्ट आया। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, पिट्स कौन थे? पीएम ऑब्वियसली उस टाइम पे। तो ठीक है, फीचर देखिए, कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के बिल्कुल अलग कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल फंक्शन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर्स। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट यहाँ पर आ गया था। डबल गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डुअल गवर्नमेंट, यू नीड टू नो। डुअल गवर्नमेंट वॉज इन बंगाल वेयर कंपनी वर हैविंग दीवानी राइट्स, वेयर एज रिप्रेजेंटेटिव हैड वॉट आर नवाब। सो डुअल गवर्नमेंट वॉज फ्रॉम 1765 to 1772 इन बंगाल, दैट वॉज डुअल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट दो थी उधर पे। ठीक है, एक के पास जो थे ना निजामत के राइट्स और दीवानी राइट थे, वो थी कंपनी, एंड दूसरे राइट्स जो थे बस एक सेरिमोनियल राइट्स, वो हमारे नवाब के पास थे। मतलब नवाब के नाम पे गेम बजाया जा रहा था। ठीक है, तो इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, तो कंट्रोल करना था पॉलिटिकल अफेयर्स को कंपनी के, है ना। तो ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया सिग्निफिकेंट है। देखो इसमें क्या हुआ, अब ब्रिटिश पोजीशन ही कहने जाने लगा कंपनी की टेरिटरीज़ को। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब मोर सेंट्रलाइजेशन या मोर पावर होल्डिंग बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1786 में कॉर्नवालिस ने भैया 2 कंडीशन रखी गवर्नर जनरल बनने के लिए, कि ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल को और कमांडर इन चीफ भी खुद ही होगा।
फिर 1793 में यही पावर सबको दे दी गई, ठीक है, गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी, कि वो ओवरराइड कर सकते हैं अपनी काउंसिल को, ठीक। मोर पावर सबऑर्डिनेट करने के लिए अगेन फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब फर्दर सेंट्रलाइज टेंडेंसी बढ़ गई। कंपनी की मोनोपोली 20 साल तक, मतलब ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दी गई, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखा गया। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज अपॉइंटेड। पहले देखो कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस ने खुद ही को गवर्नर जनरल ने बनाया था, देन वो अलग कर दिया गया। तो अभी तक क्या है, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसमें से एक हमारा कमांडर इन चीफ होता था, ठीक है। बट दिस प्रोविजन वॉज रिमूव फ्रॉम दी चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इट लेड डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल द स्टाफ फॉर हैंसफोर्ड पेड आउट टू इंडियन रेवेन्यू। तो ये ना होम चार्जेस, ये वाला क्वेश्चन CSE में PYQ में आ चुका है, सो आप देख लेना। ये चीज़ स्टार्ट हुई थी 1793 से। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया, मतलब अब बस केवल किन चीज़ों को छोड़कर TN ट्रेड और OPM भी यहाँ पे आएगा, तो मेंशन नहीं है। इन 3 को छोड़ के बाकी सब में अब अदर कंपनी को भी अलाउ करते, बिकॉज प्रॉफिट वॉज टू हाई, सारी कंपनियाँ मजे लेना चाहती थी। इट एज सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनी टेरिटरी। इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, तो 1 लाख रुपीज़ जो प्रोविज़न था वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अपना जो मिशन को स्प्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे एक बिशप को भेजा गया। 1 बिशप वॉज अलॉटेड इसमें, ठीक है। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने का पावर का राइट मिल गया। पनिश करने का राइट किसके पास था, लोकल जो कोर्ट्स थी उनको भी पनिश करने का राइट्स था। चार्टर 1833 में देखते हैं, गवर्नर जनरल इन बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यही CSE 2023 में एक बोनस क्वेश्चन आ गया था। सो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यू कांट डू रॉन्ग, बिकॉज सबको ही सही करने वाला है। ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर आ गए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इतनी पावर मिल गई, तो फर्दर सबऑर्डिनेशन हुआ, तो यानी ये सेंट्रलाइजेशन की इम्तहान हो गई थी। विलियम बेंटिक को बनाया गया था 1833 में। विलियम बेंटिक के बारे में जानते हैं। 1829 में शारदा एक्ट किसके लिए वो पास हुआ था, सती को हटाने के लिए पास हुआ था, तो विलियम बेंटिक ही उस टाइम पे थे। सो यू नीड टू नो विलियम बेंटिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। सभी ख़त्म कर दी, लेजिस्लेटिव पावर ही ख़त्म कर दिया। एक्सक्लूसिव पावर सब कुछ थी, रेगुलेशन को अब एक्ट बोला जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी बन गई थी, जो उसकी सारी एक्टिविटी को एंड कर दिया गया, विच बिकेम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब उसे बना दिया गया था और मजिस्ट्री के ट्रस्ट में काम कर रही थी। चार्टर अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन, मतलब इसने ट्राई करा सिविल सर्विसेज ओपन करने के लिए, हालांकि हुआ नहीं। अब 1833 में एक चीज़ और हुई थी, जब एक बिशप पहले आया था, नाउ देयर वर 3 बिशप, ठीक है, जो कि मिशनरीज़ के फॉर्म में आएंगे इंडिया में एंड वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के फर्दर जो मिशनरी एक्टिविटी उनको बढ़ा दिया गया। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793-1853। फीचर ऑफ दिस एक्ट कौन कौन से थे, तो जो लास्ट चार्टर एक्ट है ना उसके बारे में देखते हैं। देखो, सेपरेट फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के 2 लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों को इसने अलग करा, ठीक है। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल इन द एस्टैब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल विच हैव टू नोन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल थे प्लस 4 उनकी एग्जीक्यूटिव में काउंसिल में थे एंड 6 मेंबर अब उनकी एक जो बन गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके अंदर आ चुके थे। दिस लेजिस्लेटिव विंग फंक्शन मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रीटेड एज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी। ओपन कॉम्पिटिशन सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट हुआ, मैकॉले कमेटी 1854 में बनी, ठीक है। एक्सटेंड कंपनी सर्टेन पोजीशन इंटरेस्ट था, बट अब पीरियड स्पेसिफाई नहीं करा गया था, तो मतलब कंपनी का अब कोई ये नहीं था कि नेक्स्ट 20 ईयर तक रहेगा या अगले चार्टर तक रहेगा। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेटिव कंट्रोल आउट ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल 4 वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है।
तो कहानी कहाँ क्लियर हो रही है कि गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव भी 6 थे, 6 में से 4 इंडियन प्लस 2 जो थे जनरली वो जजेस थे, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ तक अभी हमारी जो स्टोरी है वो क्लियर चल रही है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्राउन रूल। अब क्या हुआ, सेपॉय म्यूटिनी हुई विच क्रिएटेड द फर्दर डिस्टर्बेंसेस। तो अब क्या हुआ, इंडियंस को लाने के लिए एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया। द फीचर ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द मजिस्ट्री के नाम पे सब कुछ हो गया। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। वाइसरॉय क्यों करा गया, क्योंकि अब ये रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का, है ना। अब ये रिप्रेजेंटेटिव है, कोई गवर्न नहीं कर रहा है, ये क्राउन का जिसको वाइसरॉय से हम डिनोट करते थे उस टाइम पे। फिर लॉर्ड कैनिंग दस बिकम फर्स्ट। तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था ये, एंड ए डबल गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब भगा दिए गए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो कि इंडिया के बाहर था, और वो बैठ के ब्रिटिश कैबिनेट का ना, सेक्रेटरी स्टेट मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेट। तो पैसे क्या इंडिया से लेगा लेकिन बैठेगा बाहर। स्टेब्लिश 50 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट। तो मतलब देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके प्लस 15 मेंबर थे। एडवाइजरी था सेक्रेटरी मेट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। इट कॉन्स्टिट्यूट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल द बॉडी कॉर्पोरेट स्यूइंग बीइंग शूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। लार्ज इम्प्रूवमेंट कराया एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज उसने देख लिया था कि इंडियंस को भी मतलब अब फर्दर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा इस एक्ट में, ठीक है। काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। 3 काउंसिल एक्ट आए इंडिया के। फीचर बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में देखो इंडियंस को अब लाना शुरू कर दिया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियन मेंबर टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यहाँ पे इंडियन को एक्सपेंड करा गया, तो 3 नॉन ऑफिशियल हो गए अब। तो उसमें हमारे जो इंडियन उनको देखो, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, दिनकर राव को 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ऐड कर लिया गया। रिस्टोर कर दी गई पावर जो कि 1833 से तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई थी। पावर सेंट्रलाइज टेंडेंसी ख़त्म करी गई, क्लाइमैक्स यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है। कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी 1937 मिल गई थी 1935 एक्ट के बाद, क्योंकि वहाँ पर डायरकी ख़त्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ा दिया गया था, जो कि हम आगे देखेंगे। It also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, North Western provinces, पंजाब। तो क्या क्या करा, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब में, ठीक है। और डेट्स हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग 1859, ये याद रखना है, ठीक है। इट एम्पावर वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस की पावर जो अभी देखते हैं और 6 मंथ की पीरियड की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ड्राइव हुई है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करते हैं। इंक्रीज नंबर एडिशनल, देखो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 फर्दर ऐड करे थे, बट मेंटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी, तो इनको बढ़ा दिया गया। तो 6 ऑफिशियल 3 नॉन ऑफिशियल, जिसमें इंडियन हुआ करते थे। तो 6 में से भी 4 जो हमने बताया कि वो 4 रीजन से, इंडियन रीजन से आते थे, मतलब अलग अलग जो गवर्नर थे ना वहाँ पे जो थे वो आते थे, मतलब 4 रीजन में जो भी हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो प्लस जजेस, तो इंडियन भी हो सकते थे, और हमारे इन जनरल मतलब इसमें जो 4 मेंबर थे इसमें इंडियंस को नहीं रखते थे जनरली। इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गिव देम अ पावर टू डिस्कस बजट की पावर मिल गई 1892 वाले जो हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट से थी। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाय वायरसोन रिकमेंडेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल मेंबर ऑफ चैम्बर। तो मतलब देख सकते हैं दिस एक्ट में लिमिटेड एंड डायरेक्ट यूज ऑफ द इलेक्शन फिलिंग, इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड, डिस्क्रिप्शन नॉमिनेटेड रिकमेंडेड सर्टेन बॉडी। तो मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनका यूज़ करके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यूज़ करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे जो मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाने का। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 मॉर्ले मिंटो एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी, लंदन में बैठ के मौज, और मिंटो वॉज दी मिंटोस खा के लाइफ जिंदगी बेच रहे थे हमारे, ठीक है। सॉरी फॉर द जोक, बट द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। तो क्या क्या है, तो कंसिडरेबली इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल स्टेट में। देखो सेंट्रल को तो 16, टोटल 16 था, रेस फ्रॉम 16 हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट तक आटे आटे नॉन ऑफिशियल मेंबर कहीं ना कहीं बढ़ा दिए गए थे, ऑफिशियल भी बढ़ा दिए गए थे।
टोटल मेंबर 16 हो गए थे। तो हमने यहाँ पे 6/4 देखा है, तो नहीं 6 मेंबर और ऐड हुए थे बाद में, ठीक है। तो इसमें ही हुए होंगे 1892 वाले में, यानी 6 के 6 मेंबर नॉन ऑफिशियल बढ़ा दिए गए थे, है ना। तो फिर ऑफिशियल को ऐसा कर दिया होगा कि 8 या 10 + 6 ऐसा कुछ कर दिया होगा। 16 मेंबर थे, याद रखना है कि इस टाइम तक 16 हो गए थे। फिर इट रिटेन दी ऑफिशियल मेजॉरिटी, हालांकि मैं चेक करके बता दूंगा आपको। इट रिटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है। तो अब प्रोविंसेस को पावर फिर से मिलने लगी और पावर डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। इट अलाउज deliberative फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ द लेवल, फॉर एग्जांपल मेंबर वर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव द रेजोल्यूशन फॉर बजट, ये सब बहुत पड़ गया। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन इंडियन एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय गवर्नर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी हमने देखा सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री थी, नाउ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अब इंडियंस की एंट्री होने लगी वाइसरॉय के। तो फर्स्ट वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ही वॉज अ लॉ मिनिस्टर। जिनको पावर नहीं दी गई थी, बस ऐसे ही बनाया गया था, मतलब बहुत कम पावर थी। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम के लिए बढ़ा दिया गया था। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इज लॉर्ड मिंटो। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन चैम्बर, अब इन सबको जो कि चुन के भेजते थे मेंबर पहले इनडायरेक्टली, इनको खुद की मतलब एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल कवर इट एज सून एज पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी प्रोविजंस. After that, when we go in a fast track mode, we will cover the themes and the important thing. That's it. Thanks for watching.